दोस्तों सबसे पहले आप कमेंट में जाकर लिखिए जय हिंद। इस वक्त ना हमें एज इंडियंस गर्व होना चाहिए अपने देश पर। पूरी दुनिया में युद्ध चल रहा है, रशिया, यूक्रेन, पाकिस्तान, तालिबान, इसराइल, गाजा। ईरान के सुप्रीम लीडर को उनके घर में घुस के मार दिया जाता है और हमारे देश में लोग इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप देख रहे हैं। यू मस्ट बी ग्रेटफुल। आज के पॉडकास्ट में वी आर विद अस मिस्टर इकबाल चंद मल्होत्रा। काफी रिफाइंड कॉन्वर्सेशन है, जियोपॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, पैशनेट हैं। कई महीनों पहले इकबाल जी ने ये प्रिडिक्ट कर दिया था कि वर्ल्ड वॉर 3 की संभावनाएं क्यों बढ़ रही हैं। डेट दी थी इन्होंने पहले ही, 4 मार्च को अमेरिका ईरान पर हमला करेगा। कोई एस्ट्रोलॉजी की प्रेडिक्शन नहीं है, बल्कि जियोपॉलिटिकल पैटर्न्स को ऑब्जर्व करके इकबाल जी ने बताया, उससे पहले ही हो गया। कैसे हुआ, मोसाद का क्या रोल था, यार युद्ध चलते रहेंगे, ये हमें समझना है। जितनी भी वॉर्स हैं अपकमिंग टाइम्स में, ये कैसे पूरी दुनिया का एक वर्किंग सिस्टम बदलेंगी और भारत पर, यानी हम सब पर कैसे ये वर्ड्स इम्पैक्ट लाती हैं। थैंक यू सो मच एज ऑलवेज सुपर टॉक्स को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि जब भी आप हमारी इस चैनल में ट्यून इन करते हैं, आप सिर्फ एक पॉडकास्ट कॉन्वर्सेशन नहीं सुनते, बल्कि अपने देश को आगे बढ़ने के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। बिकॉज वी डायरेक्टली सपोर्ट एन एनजीओ जो हम चलाते हैं फॉर ओवर 200 अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन। So this is more than a podcast. Thank you so much. Enjoy the conversation. जय हिंद। आपका क्या इंटेंशन है इस एपिसोड से? आप क्यों कर रहे हैं ये? मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोगों को समझ आए कि दुनिया किस दिशा में जा रही है और ये जो आतंक फैला हुआ है वो क्यों फैला हुआ है और जो लड़ाई छिड़ रही है उसके हर एक व्यक्ति के जेब पे प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि हमारे ये अर्थव्यवस्था में तेल की बहुत अहमियत है। वो बेसिक रॉ मटेरियल है, उससे पूरा ये हमारा जो अर्थव्यवस्था का दारोमदार है वो चलता है। और तेल की कीमत आप देखिए, कल 15% बढ़ गई। कल जब मैंने सुबह ब्रेंट जो बेंचमार्क क्रूड है और क्रूड ऑयल की कीमत देखी तो साढ़े तिरासी डॉलर पर बैरल था ब्रेंट क्रूड और $80 था क्रूड, और आज $92.5 है ब्रेंट क्रूड और $90 पर बैरल है क्रूड। अब इतना इजाफा एक दिन में हुआ तो लड़ाई आगे चली 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा और उपभोक्ता जो है हमारे देश का उसकी जेब पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इनपुट कॉस्ट जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और जो तेल $150 गया, भगवान ना करे कि ऐसी संभावना हो, तो फिर क्या होगा? इनपुट कॉस्ट मल्टीप्लाई होने का मतलब? देखिए, आप तेल हर जगह में एज अ बेसिक रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। आप एग्रीकल्चर में करते हैं, आप इंडस्ट्री में करते हैं, आप ट्रांसपोर्टेशन में करते हैं। तो जब बेसिक कॉस्ट उसकी बढ़ती है और साथ में क्या हो रहा है कि जो विदेशी निवेशक हैं उनका इस देश की अर्थव्यवस्था में विश्वास छूट रहा है। भारत से वो पैसा निकाल रहे हैं। अब वो पैसा निकाल रहे हैं तो रुपए की कीमत डाउन जा रही है। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में $90 से $92.5 हो गया। वो क्यों हुआ? क्योंकि लोग पैसा निकाल रहे हैं। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भारत से जा रही हैं। अब वो सब, क्योंकि ये पूरा जो एरिया है ये रिस्की हो गया, खतरनाक हो गया, तो जो निवेशक हैं वो अपना पैसा एक खतरे की जगह में रखना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हम उसको निकालें और उस करेंसी में रखें जिसमें कि वो सेफ रहे, महफूज रहे। और वो करेंसी आज की डेट में करेंसी ऑफ चॉइस फिर भी यूएस डॉलर है। राइट। तो आपने देखा होगा कि लड़ाई होने के बावजूद भी सोने की कीमत उतनी बढ़ नहीं रही, चांदी की कीमत बढ़ नहीं रही, क्योंकि जब तेल पे शॉर्टेज होगा तो जो चांदी है वो एक औद्योगिक इंडस्ट्रियल मटेरियल है, मेटल है, जो कि एआई डेटा सेंटर्स में इस्तेमाल होता है, ये आपके सोलर पैनल्स में इस्तेमाल होता है,
ये और सब किस्म के उसके इस्तेमाल हैं। बैटरीज में, ईवी बैटरीज में होता है, हथियारों में होता है। एक मिसाइल के नोज कोन के अंदर में, जिसमें उसका वॉरहेड होता है, उसमें कम से कम 200 आउंस चांदी लगती है। अब चांदी की कीमत पिछले साल में $30 से हो गई, ऊपर गई $120, इस समय $84 पे है। तो हथियारों की कॉस्ट भी बढ़ गई है, बढ़ जाएगी। तो इसलिए जब तेल की सप्लाई पे रोक आती है और उसकी कीमत ऊपर जाती है, तो पूरे अर्थव्यवस्था में प्रभाव पड़ता है और उपभोक्ता के जेब में, कंज्यूमर के जेब में पैसा कम होता है। और जब वो कम पैसा खर्च करेगा तो जो अर्थव्यवस्था है वो सिकुड़ेगी, और जब वो सिकुड़ेगी तो वो और कम पैसा खर्च करेगा। तो एक विशस साइकिल बन जाता है। इंडिया का मोस्टली जो स्टैंस रहता है काफी न्यूट्रल रहता है, काफी बैलेंस्ड रहता है, और इवेंचुअली वी आर ऑन द राइट साइड इन अ वे कि हम उस पोजीशन पे होते हैं कि हम रशिया से भी ऑयल ले रहे हैं, यूएस से भी ट्रेड कर रहे हैं, और एक ऐसी पोजीशन में भारत को देखा जाता है अक्सर कि हम अपने देश का मैक्सिमम बेनिफिट देख रहे हैं। हर देश देखता है, पर जैसे यूरोप एक तरह से वन साइडेड यूएस का साथ देता है, इंडिया अपने लिए खड़ा होता है। इस बार ये देखा गया कि जब सुप्रीम लीडर जो ईरान के हैं उनको जैसे मारा जाता है, प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो ऑफिशियल हैंडल्स हैं, भारत के प्रधानमंत्री उनके लिए कोई कंडोलेंस मैसेज नहीं लिखते। ऑन दी अदर हैंड ये देखा जाता है कि इजराइल के पीएम को बात हो गई, सऊदी में बात हो गई। सो इसका मतलब ये है कि इस बार हम एक साइड ले रहे हैं, इंडिया इज स्टैंडिंग विद इजराइल एंड द यूएस। निश्चित रूप से साइड ले चुके हैं। हम इजराइल के साथ खड़े हैं। आप ये देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर में पूरे विश्व में हमारा समर्थक कौन था? एक ही देश था, वो था इजराइल। तो अब हमें वो जो फेवर है वो रीपे करना है, और इन्होंने, प्रधानमंत्री ने रीपे किया है। वो इजराइल के साथ खड़े हो गए, उनके पार्लियामेंट में जाके उनको आश्वासन दिया। करेक्ट। तो वो तो वी हैव चोजन द साइड। अब ये जो लोग कह रहे हैं कि भाई ये जो इजरायली जहाज है, ये सॉरी ईरानी जहाज है, जो कि फ्लीट, इंडियन नेवी के फ्लीट रिव्यू पे आया था विशाखापट्टनम, और वो जा रहा था, उसको उन्होंने अमेरिकन से टॉर्पीडो कर दिया। पहली बात तो ये है कि उन्होंने, अमेरिकन ने उसको टॉर्पीडो किया इंटरनेशनल वाटर्स में। वो कहाँ से आ रहा था और कहाँ से जा रहा था, उसका अमेरिकन को कोई मतलब नहीं है। और द फैक्ट इज के वॉर के अंदर में एवरीथिंग इज फेयर। उन्होंने उसको मार गिराया क्योंकि हालांकि उसके पास हथियार नहीं थे, लेकिन जब वो वापस अपने होम बेस में जाता और उस पर हथियार लोड होते और वो चाइनीज एंटी शिप मिसाइल्स लोड होते, तो वो अमेरिकन जो बेड़ा है यूएसएस इब्राहिम लिंकन का, उसको वो धमकी दे सकता था, थ्रेटन कर सकता था, उस पर अटैक कर सकता था। तो उन्होंने अपना राष्ट्रहित देखते हुए उसको टॉर्पीडो कर दिया। पर ये वॉर में तो होता है, राइट। एंड ऑल्सो अगर हमारी टेरिटरी में नहीं, अब जैसे काफी लोग ये बात पे बोल रहे थे कि हमारे गेस्ट थे, हमारे मेहमान थे, तो अब हमारे मेहमान को हमें ईरान तक छोड़ के आना था। हमने उसको रुखसत कर दी, वो मेहमानों को अलविदा बोल दिया और वो चले गए। अब रास्ते में किसी ने उन पर डाका डाला, उनका कत्ल कर दिया, तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है। बट अब जैसे यूएस डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो कहते हैं, वो कहते हैं, अमेरिका कह रहा है कि वी वोंट लेट इंडिया बिकम नेक्स्ट चाइना। व्हाई? बिकॉज उनका राष्ट्र हित है कि वो नंबर 1 रहे। हमें ये समझना चाहिए यार, दे आर नॉट, हमारे वो कोई सगे नहीं है अमेरिकन्स। तो अमेरिका इंडिया को इस वक्त कैसे देख रहा है? अमेरिका को इस वक्त इंडिया को देख रहा है। देखिए, इंडिया की गलती ये रही है कि इंडिया ने सोचा था कि हम मतलब दोनों चीजें रख सकते हैं, बैलेंस करके चल लेंगे। अब बैलेंस क्या मतलब है कि हम जी जिनपिंग से भी दोस्ती बनाएंगे, पुतिन से भी बनाएंगे, ट्रम्प से भी बनाएंगे, लेकिन ये होता नहीं है हकीकत में। तो इंडिया की गलती सबसे बड़ी ये थी कि जब बाइडेन की सरकार थी, तो उन्होंने कहा इंडिया को कि भाई आप क्वाड में मिलिटरीली शामिल हो जाओ,
और आप हमारे सिर्फ पार्टनर मत बनो लेकिन एलाई बन जाओ। लेकिन भारत ने इनकार कर दिया। और हालांकि गलवान की 2020 की लड़ाई के बाद फिर भी हम चीन के प्रति हमने आकर्षित हुए, बहुत आकर्षित हुए चीन के प्रति। लेकिन चीन का भी इंटरेस्ट नहीं है भारत के साथ में कोई दोस्ती बनाने की। चीन तो चाहता है कि भारत दबा रहे और वो कभी आपको उठने नहीं देगा। तो जब अमेरिका को लगा कि हम भारत जो है वी कांट रिलाई ऑन इंडिया 100%, तो टफ लाइन उन्होंने इस्तेमाल कर दी। अब आपको साइड चूज करना है। गलती हमारी यहां हुई कि हमने इज्जत से साइड चूज नहीं की। जो हमको अमेरिकन साइड चूज करनी थी तो हमको अपने टर्म्स पे चूज करनी थी। अब हम उनके टर्म्स पे उनके साथ जा रहे हैं। ये मैं समझता हूं गलत बात हुई है, अनफॉर्चुनेट बात हुई है, क्योंकि उससे हमारी छवि डाउन होती है। तो इस लड़ाई में हम ईरान और चीन और रूस के साथ नहीं जा पाए। रूस तो खैर प्लेयर ही नहीं है इसमें, वो तो डिस्टेंट प्लेयर है एंड ही इज द ओनली बेनिफिशियरी ऑफ दिस वॉर। करेक्ट। उस एक ही देश को फायदा हुआ उससे। आपको एक दिलचस्प बात बताऊं कि टेल अवीव में 2 मिलियन 20 लाख यहूदी रहते हैं जो रशिया से माइग्रेट करके आए हैं। और पुतिन को गर्व है इस बात का कि कहता है कि इन टेल अवीव रशियन इज द सेकंड लैंग्वेज स्पोकन, मोस्ट स्पोकन। तो वो जो रशियंस हैं उनके भी लिंक्स हैं और नेतन्याहू और पुतिन के भी लिंक्स हैं। और आप ये देखो कि नेतन्याहू लड़ाई करवा रहा है जिसका फायदा पुतिन को हो रहा है, ट्रंप को नहीं हो रहा। ट्रंप को तो अपना पिंडा बजा रहा है एप्स्टीन फाइल से, तो वो जबरदस्ती इसमें खींचा गया है। लेकिन फायदा किसका हो रहा है? पुतिन का। फायदा किसका हो रहा है? नेतन्याहू का। ये सोचने वाली बात है, इस पे विचार करना चाहिए। तो इंडिया उस कैंप में नहीं रह सकता था। हमें अपनी जो हमारा कर्ज था, जो ऋण था, उसको अदा करना था। करेक्ट। नेतन्याहू ने हमें सपोर्ट किया ऑपरेशन सिंदूर में, हमने उसको ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में, राइट, और ऑपरेशन रोरिंग लायन में सपोर्ट किया। राइट। लेकिन इस सपोर्ट का नतीजा क्या हुआ कि हम लोग अब उस कैंप में आइडेंटिफाई हो गए हैं। अब हमारी बड़ी बेवकूफ़ी होगी जो हम कहेंगे कि हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के को वापस जाते हैं। उस वो होने वाला है नहीं। ना इधर के रहे ना उधर के रहे। राइट। ना घर के ना घाट के। अब आपने साइड चुन ली है तो इसी साइड में रहो और अपना यहां से फायदा उठाओ और अपनी छवि को बढ़ाओ एंड मेक योर सेल्फ इंडिस्पेंसिबल टू देम सो दैट यू कैन एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम कंसेशंस फॉर योर सेल्फ, श्योर, फॉर दिस नेशन। अब फ्यूचर के लिए व्हाट डू यू थिंक? अभी जो ये वॉर है अभी, बिकॉज ज्यादातर कुछ ऐसी भी वीडियोस थी या ऐसा भी लोगों के मन में है कि भी ऑयल भारत में खत्म हो जाएगा, तेल आना बंद हो जाएगा। सो व्हाट डू यू थिंक इज द फ्यूचर ऑफ दिस वॉर? कहाँ पर जा रहे हैं और भारत के लिए कहाँ पर स्टैंड करता है? मैंने आपसे ये कहा शुरुआत में और बीच में भी कि ये वॉर तब तक चलेगी जब तक के नेतन्याहू के उद्देश्य पूरे नहीं हो जाएंगे, या वो सरेंडर ना कर, और या वो सरेंडर ना कर जाए, IRGC टूट ना जाए, तब तक ये वॉर चलती रहेगी। ये मेरा अंदाज है। आई मे बी रॉन्ग एंड अदर्स मे बी राइट, बट दिस इज माई व्यू। ठीक है जी। और दूसरा, भारत का क्या होगा? भारत, ये तो यही बात होगी ना कि वो लड़ते रहेंगे जब तक एक मर ना जाए। बात तो यही हुई ना। मतलब कोई गिव अप तो नहीं कर रहा कहीं पे। अखाड़े में उतरे हुए हैं, लड़ेंगे और लड़ेंगे। फाइट टू द डेथ है, मिक्स मार्शल आर्ट का कॉन्टेस्ट है। वो हर एक चीज साम दाम दंड भेद का प्रयोग करेंगे और जो जीतेगा वही सिकंदर। सो एंड आप कह रहे हो कि अभी फिर हम रशिया से तेल लेना शुरू कर देंगे, नॉर्मल हो जाएगा? नहीं, नॉर्मल नहीं, 30 दिन की मोहलत मिली, गेट पास मिला आपको। वो तो वो जो स्टैंडर्ड शिप्स हैं उनसे मिला है ना? हाँ, तो स्टैंडर्ड वो तो वैसे ही बेचते हैं। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है। यू कांट गेट इनटू अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट विद फ्रॉम बिटवीन इंडिया, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। वो तो रिफाइनरी लेती है। अब रशिया की यहाँ पे रिफाइनरी है, नायारा रिफाइनरी,
जो रॉसनेफ्ट उसका मालिक है, उन्होंने एसआर ग्रुप से खरीदी थी, ये गुजरात में है, और एक रिलायंस की रिफाइनरी है। ये लोग रशिया का तेल इस्तेमाल कर रहे थे, अब ये लोग फिर से रशिया का तेल खरीदने लगेंगे, और जो ये लड़ाई 30 दिन में खत्म नहीं हुई तो आपका गेट पास एक्सटेंड हो जाएगा। अमेरिका आपको कह देगा कि भाई आप 30 दिन और के लिए। अमेरिका हमें मतलब सुनने में बड़ा बुरा लगता है कि हम, लगता तो है, आप जैसे आप सोचो कि अमेरिका बोल रहा है, अमेरिका हमें परमिशन दे रहा है कि तुम वहां से लगता है, चुभता है, मुझे भी चुभता है, मुझे भी लगता है, लेकिन अब हम इस जियोपॉलिटिकल मजबूरी में फंस गए हैं कि हमें गेट पास मिल रहा है 30 दिन के लिए कि हाँ भाई ले लो, अब अगले 30 दिन का भी फिर मिलेगा। अब पता नहीं आगे क्या होने वाला है, लेकिन अभी तक तो 30 डेज का मिला है, क्योंकि हमारे जो है ना 230 बिलियन डॉलर सर्विस एक्सपोर्ट्स के अमेरिका जो जाते हैं, हमारी पूरी जो आईटी इंडस्ट्री है उस पे निर्भर है अमेरिकन मार्केट पे। राइट, तो वी कांट लूज दैट। और एक अमेरिकन टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक चाइनीज टेक्नोलॉजी का है। चाइनीज के पास बेदू सिस्टम और सैटेलाइट्स है, अमेरिका के पास जीपीएस है। तो वी आर इन दैट कैंप, हम उसमें हैं। हमारे भारतीय मूल के लोग अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम में हैं, अमेरिकन ब्यूरोक्रेसी में हैं। भारतीय मूल के लोग, कितने लोग चाइना के पॉलिटिकल सिस्टम में हैं, आप बताइए? कितने लोग चाइना की ब्यूरोक्रेसी में हैं भारतीय मूल के लोग? कोई हैं? आप गिन सकते हो? नाम बता सकते हो? तो फिर आपको उस साइड में लिहाजा जाना ही जाना है। तो ये जो एक नैरेटिव बनाया गया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का, ये सब रबिश नैरेटिव था। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बहुत पहले खत्म हो चुकी है। वो आपको टॉलरेट कर रहे थे कि आप ये छोटा मोटा यहाँ पे म्यूजिकल चेयर, हाँ, चीन के साथ ये कर लो वो कर लो, और उनको अल्टीमेटली पता था कि हम खींचेंगे रस्सी तो आप वापस लाइन पे आ जाओगे। चाबहार पोर्ट जो हमारा ईरान में है, 120 मिलियन डॉलर हमने खर्च किए, उसका फ्यूचर दिखता है कुछ? अरे बॉस, चाबहार पोर्ट की हकीकत बताता हूं। 2025 मार्च के महीने में चाबहार पोर्ट के पास चीन, रूस और ईरान की नेवीज का एक्सरसाइज हुआ। उसमें पाकिस्तानी ऑब्जर्वर्स भी थे चाबहार पोर्ट में। और चाबहार पोर्ट से जो रशियन बेड़ा था नेवल, वो आया चेन्नई। वहां पे वो रुका 4-5 दिन के लिए, गले मिले हमसे, और फिर वो कहाँ गया? चिटागोंग। और उसने बांग्लादेश नेवी के साथ में, जो हमारे खिलाफ हैं आज, जो यूनस की नेवी थी उस समय, अब तो ये बीएनपी आ गई है सत्ता में, लेकिन वो यूनस की नेवी थी उस वक्त, मोहम्मद यूनस की, और उसमें भी पाकिस्तानी ऑब्जर्वर्स थे। तो वहां गई, इन्होंने एक्सरसाइज किए। तो अब आप ये बताइए, रशिया हमारा दोस्त है या दुश्मन है? तो ये चाबहार पोर्ट की हकीकत भारत सरकार को पता चली कि वो पेनिट्रेट हो चुका है, वो चीन के हाथों में है, वो 71 किलोमीटर ग्वादर से है। अब अमेरिकन के पास में जो प्लान है वो ईरान को बॉल्कनाइज करने का 3-4 हिस्सों में तोड़ने का है। उसमें से एक हिस्सा जो है वो ग्रेटर बालूचिस्तान बन जाएगा, पाकिस्तान से हिस्सा निकलेगा, ईरान से हिस्सा निकलेगा। और वो ग्रेटर बालूचिस्तान के संदर्भ में अमेरिकन्स ने तालिबान को टैप किया, जो उनका दुश्मन था, और तालिबान और तहरीक तालिबान और ये बालूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA ने लड़ाई की पाकिस्तानी आर्मी के साथ में। अब जो ग्वादर से पाइपलाइन जारी है चीन में कच्चे तेल की और गैस की, जो वो अमेरिकन के हाथ में आ जाए तो चाइना की यहाँ पे गला दबा देंगे वो। और वो चाहते हैं कि जो चाइना +1 पॉलिसी बनी थी कि 1 फैक्ट्री इन चाइना 1 फैक्ट्री आउटसाइड चाइना, वो चाइना +2 +3 +4, दैट इफ यू हैव 5 फैक्ट्रीज, 1 इन चाइना एंड 4 आउटसाइड, ये उनकी पॉलिसी बन रही है। वो आर्थिक रूप में चाइनीज इकोनॉमी पे हमला करना चाहते हैं। चाइना का जो कॉस्ट एडवांटेज है वो तोड़ना चाहते हैं। तभी तो जब तेल की कीमत ऊपर गई है तो चाइनीज कॉस्ट आर गोइंग टू गो अप, द प्राइसेस आर गोइंग टू गो अप, other countries are going to benefit by being able to produce things at a cheaper price. Sure.
तो ये सिचुएशन है। राइट। हम जैसे ये जो अनुमान लगा रहे हैं, आपको अभी क्या लग रहा है जो ईरान की वॉर चल रही है, आपको लग रहा है कि बिकॉज बैक ये भी कई डिस्कशन ऐसी हो रही है कि बैक ऑफ द डोर ईरान यूएस के साथ कहीं ना कहीं टच पे है कि वो इस वॉर को कहीं सेटल कर सके। सो ईरान कब तक लड़ सकता है? देखिए, ईरान तब तक लड़ेगा जब तक IRGC महफूज रहेगी, उसका जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है। वो रेवोल्यूशनरी गार्ड उनके सिस्टम का, पॉलिटिकल सिस्टम का सबसे मजबूत अंग है। जो IRGC टूट गई तो ईरान खत्म हो गया, ईरान के टुकड़े हो जाएंगे। कुछ बलूचिस्तान में जाएगा, कुछ कुर्दिस्तान में जाएगा, कुछ ईरान में रहेगा, क्योंकि वहाँ पे जो विपक्ष है वो काफ़ी स्ट्रांग है। और IRGC जो है, इसका जो सिद्धांत है, वो एक पैरेलल आर्मी है जो आयतोल्ला को फुली लॉयल है। उसकी वफादारी आयतोल्ला के प्रति है 100%। और ये जो जन आंदोलन हुआ था, जन आक्रोश जो प्रकट हुआ था जनवरी के महीने में, उसमें IRGC का महत्व रोल था, उसकी भूमिका थी कि उन्होंने, एस्टिमेट्स हैं कि कम से कम 30,000 बंदों को, सिविलियंस को मार दिया था, जो कि जन आंदोलन में, उस सैलाब में आ गए थे और वो आंदोलन कर रहे थे सरकार के खिलाफ। सरकार के ऑफिशियल फिगर्स मेरा ख्याल है 10-12 हज़ार हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि 30,000 के करीब लोग मारे गए। अब ये IRGC जो है, इसका जो इसकी जो बैकग्राउंड है, वो 2,500 साल पहले ईरान में एक अकेमेनिड एम्पायर होता था जिसको सिकंदर ने मार गिराया था। उस अकेमेनिड एम्पायर में एक गार्ड था 12,000 सैनिकों का, उनका नाम था इमॉर्टल्स, जो कभी मरते नहीं हैं, जो अमर रहते हैं। इमॉर्टल्स के कॉन्सेप्ट को लेके शाह ईरान ने जावेदान गार्ड बनाया, और वो भी 10 और 18,000 के बीच में उनका साइज था। और जब वो शाह गया और जावेदान गार्ड कोलैप्स कर गया, तो उसी सिद्धांत पे ये IRGC बना। और IRGC आज की डेट में मेरा ख्याल है 1,80,000 या उनके 2 लाख सैनिक हैं। आर्मी अलग है, IRGC अलग है, जैसे कि एक स्टेट विद इन अ स्टेट है। तो IRGC के नेवल विंग है, आर्म विंग है, पुलिस विंग है, इंटेलिजेंस विंग है, स्पेस विंग है, सब कुछ है। वो सब कुछ कंट्रोल करते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो पाबंदी लगी हुई है और उन्होंने जो मिसाइल्स टारगेट किए हुए हैं, वो IRGC के नेवल गार्ड ने किए हुए हैं। साथ में उनके पास 3,000 मोटर बोट्स हैं जिनके में RPG रॉकेट लॉन्चर्स लगे हुए हैं, वो अटैक कर सकते हैं। साथ में उनके पास नेवल ड्रोन्स भी हैं। सो IRGC एक फंडामेंटल उनका डिफेंस का एक पार्ट, हिस्सा है, जो कि पॉलिटिकल सिस्टम को महफूज रखता है, स्टेबल रखता है। तो IRGC ने अब जब ये 28 फरवरी को जो टॉप 40 कमांडर थे वो सब मारे गए। अब ये मारे कैसे गए कि जब इजरायली दस्ता जो है, उनका जो बेड़ा है 40 F-35s का, वो एक एयरबेस है नेगेव डेजर्ट में इसराइल में, जिसका नाम है नेवातिम एयरबेस, वहाँ पे ये बेस होते हैं। तो जब वो वहाँ से टेक ऑफ कर रहे थे तो चाइनीज सैटेलाइट्स ने उनको कैप्चर कर लिया, फोटोज। उन्होंने इमीडिएटली कैलकुलेट किया कि इनकी स्पीड क्या है, रेंज क्या है, पेलोड क्या है, और उन्होंने ईरान को बताया कि 2.5 घंटों में ये जो बेड़ा है 40 F-35s का, ये पहुंचने वाला ईरान। तो जो इंटरफेस था बिटवीन चाइनीज और जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, उन्होंने ये उसके बीच में किसी लेयर में उन्होंने ये खबर दबा दी और उन्होंने कहा कि ऑल क्लियर है, आप खुमैनी साहब और जो IRGC के कमांडर्स हैं, आप आ जाइए, बंकर से निकलिए और इस मीटिंग में शामिल हो जाइए। और उस मीटिंग में शामिल होते हुए वो सब उड़ाए गए। तो इसका मतलब ये है कि जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है मोसाद की या CIA की, वो बेहतरीन है। और उन्होंने उनको, जिसे कहते हैं ना, सेड्यूस किया और बोला कि अब आ जाओ, सब कुछ सेफ है, आप मीटिंग कर लो। और वो सारे मारे गए। अब जब वो मारे गए तो ट्रंप ने कहा कि वाह वाह,
हमने तो 40 बंदे मार दिए, लेकिन बचा कौन जिससे कि आप बातचीत कर सकते हो? क्योंकि लड़ाई में कोई आपके साथ में बातचीत करने वाला तो होना चाहिए कि लड़ाई खत्म करें, रोक बात करें, दें, क्या करें? सीज फायर करें, किससे बात करोगे? करेक्ट। तो वो सारे बंदे उड़ गए। लेकिन खमेनी, अली खमेनी जो है, उसने अपनी एक विरासत छोड़ी कि भाई मैं ये अपनी मेरी मेरी निश्चित है कि मृत्यु होगी, लेकिन मृत्यु होने के बावजूद लड़ाई चलनी चाहिए। मृत्यु जो है कारण नहीं होना चाहिए, मेरी मृत्यु का ये कारण नहीं होना चाहिए कि लड़ाई बंद हो जाए। तो उसने अपनी विरासत डिसेंट्रलाइज कर दी। उसने इसको बांट दिया कि भाई ये आपके 40-50 सेंटर्स हैं जो कि लड़ाई को कायम रखेंगे, और उनको कोऑर्डिनेट्स मिल गए कि आप इस जगह पे अटैक करोगे, आप उस पे करोगे, आप उस पे करोगे, और एक शेड्यूल बना दिया। तो जो ऊपर का कमांड स्ट्रक्चर उड़ गया, तो जो डिसेंट्रलाइज यूनिट्स हैं वो लड़ाई को कायम रखेंगे। अब जो वो वफादार होंगे तो वो ऑर्डर फॉलो करेंगे जो उसने दिया था मरने के पहले, और जो वो इंडिपेंडेंट थॉट के होंगे और वो डिसाइड करेंगे कि भाई हमारा फ़ायदा किस में है, तो फिर वो डगमगाएंगे और वो फिर निगोशिएट करेंगे, मतलब दूसरी साइड से या किसी से। तो ये सिस्टम उसने कायम रखा था, लेकिन साथ में उसने एक तुर्क का यक्का भी छुपा के रखा था। वो तुर्क का यक्का था उसका बेटा मोजताबा खमेनी। ये मोजताबा खमेनी जो है, ये आईआरजीसी के इंटेलिजेंस विंग में 30 साल काम कर चुका है। तो एक वो इंटेलिजेंस ऑपरेटिव था, हार्ड लाइनर था, और 2009 में जब इनके खिलाफ जन आंदोलन हुआ था, तो उस समय वो रूथलेसली, उसने बेदर्दी से, बेरहमी से उसने बड़े बंदों को मारा था। तो ये अब सत्ता में आया है। अब जो उनका कॉन्सेप्ट है कि एक फिगर हेड है, वो फिगर हेड जो है वो सबकी लॉयल्टी कमांड करता है, वफादारी कमांड करता है। वो फिगर हेड अली खमेनी की जगह में मोजताबा खमेनी आ गया। तो अब मोजताबा खमेनी जो है ये लड़ाई रन कर रहा है, और ये मोस्ट वांटेड मैन है इस समय दुनिया में, और इसके ऊपर में बड़ी हाई सुपारी लगी होगी। मोसाद ने दी है और सीआईए ने दी है। अब ये जिंदा रहता है कि मरता है? जो ये जिंदा रहता है तो लड़ाई चलती रहेगी, जो ये मरता है तो फिर वो जो सब डिवाइडेड कमांडर्स हैं जो लड़ाई के छोटे छोटे सेक्शंस को रन कर रहे हैं, उन पे निर्भर होगा कि अब वो मोजताबा खुमैनी की ऑर्डर को फॉलो करेंगे कि अपने आप डिसाइड करेंगे क्या होता है। पर आपको लगता है इस बार इजराइल पीछे जाएगा? देखिए, पीछे जाने का आपका क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय पीछे जाएगा? पहले भी ईरान पे अटैक्स तो होते रहे हैं, हाँ, ऐसा नहीं है कि अटैक्स नहीं हुए हैं, पर इस बार जिस स्केल में हुआ है कि आप उनके सुप्रीम लीडर को मार रहे हैं, तो अब एक थॉट ये आता है कि इजराइल वांट्स टू गो ऑल इन, कि ईरान पे और उनके जितने न्यूक्लियर साइट्स हैं उन सबको हम खत्म करें। तो जो इजराइल है इस बार, अगर ऐसा लगता है कहीं पर कि इस सिचुएशन में मे बी ईरान की जो डिप्लोमेसी है या ईरान कहीं से इतना स्ट्रांग बन जाए कि इजराइल वहां पर ना अटैक करे, मे बी यूएस के साथ वो बोले कि अभी हमें हॉल्ट करने पड़ेंगे ऑपरेशंस। देखिए, ऐसा है कि ईरान जो है ये इजराइल के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, और ईरान जो है वो जो इस्लामिक वर्ल्ड है वो दो हिस्सों में बटी हुई है, सुन्नीज एंड शियाज। सुन्नीज के साथ में इजराइल ने समझौता कर लिया, जो इब्राहिम अकॉर्ड्स हुए थे, जो कि ट्रंप के दामाद ने, जैरेड कुशनर ने निगोशिएट किए थे, वो सुन्नी वर्ल्ड के साथ थे। तो जो शिया वर्ल्ड है वो उसने इजराइल के साथ समझौता नहीं किया। अब इजराइल के इस लड़ाई में 3 उद्देश्य हैं। एक तो ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, खत्म हो जाए। दूसरी बात है कि जो ईरान के पास 2000 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएं और उनकी फैक्ट्रियां बंद हो जाएं।
और तीसरी बात है कि जो ईरान के प्रॉक्सीज हैं, उनके जो मुतबन्ने हैं मिडिल ईस्ट में, जो हमास है, जो हिजबुल्लाह है और जो हुतीज हैं, वो भी उनको हस्तक्षेप करना मिडिल ईस्ट में ईरान बंद कर दे और उनको सप्लाई, रसद पानी और ये आप कहते हैं हथियार और पैसा देना बंद कर दे। ये नेतन्याहू की डिमांड्स हैं। अब नेतन्याहू के सामने वो उसकी पर्सनल पॉलिटिकल सर्वाइवल भी दाव पे लगी हुई है, क्योंकि वो एक तो अनपॉपुलर लीडर है और उनमें यूनिटी नहीं है इजराइल में अंडर दिस लीडरशिप, लेकिन सरकार के प्रति यूनिटी है पक्ष के, विपक्ष की और पक्ष की। अब एप्स्टीन फाइल्स को देखिए। एप्स्टीन फाइल्स ने एक्सपोज किया है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में ज़्यादातर सारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो मॉरली करप्ट थे और उनके ऊपर जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई थी इतने लाखों फाइलों में और वीडियोस में, वो इंफॉर्मेशन किसके पास है? एक तो अमेरिकन अथॉरिटीज़ के पास है, जस्टिस डिपार्टमेंट के पास है, और ये अनुमान है कि ये मोसाद के पास भी है कि जो एप्स्टीन था, जेफरी एप्स्टीन, वो एक मोसाद का एजेंट था और उसने मोसाद के जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो फैलाए, क्योंकि मोसाद के लिए और इजराइल के लिए अमेरिका बहुत ज़रूरी देश है। क्यों ज़रूरी देश है? क्योंकि उसमें एक तो 90 लाख यहूदी रहते हैं, इनफैक्ट मोर जूज देन इन इजराइल। और दूसरी बात यह है कि एक संस्था है अमेरिकन इजरायली पब्लिक अफेयर्स कमेटी, आईपैक, जो कि सबसे बड़ी लॉबियस्ट है अमेरिका में, और वो हर एक अमेरिकन पॉलिटिशियन को पैसा देते हैं चुनावों में। तो चाहे आप प्रो इजराइल ना भी हो, लेकिन वो चाहते हैं कि आप एंटी इजराइल ना हो। इवन इफ यू डोंट सपोर्ट एड टू इजराइल, आप उसके खिलाफ नहीं करोगे वोट। तो मोसाद का जो नेटवर्क है वो फैला हुआ था। उन्होंने सोचा कि भाई हम डबल इंश्योरेंस कवर ले लें कि हम इनको ब्लैकमेल करने की क्षमता रखें। तो ये एप्स्टीन फाइल्स का पूरा जाल फैला हुआ जो है वो फैल के अब उन अमेरिकन पॉलिटिशियंस को, खासकर ट्रंप को और ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हैं उनको काट रहा है। और अमेरिका में ये व्यू है कि अमेरिका की ईरान से कोई लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इजराइल की है और अमेरिका को खींचा जा रहा है ट्रंप के कारण इस लड़ाई में। तो अब नेतन्याहू के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जब तक कि वो पूरे नहीं होंगे तो उसकी तरफ से लड़ाई बंद नहीं होगी। राइट। तो 3 दिन पहले मैं ये सोच रहा था कि अमेरिका तो ये लड़ाई जीता नहीं है और ईरान ये लड़ाई हारा नहीं है, लेकिन क्योंकि ईरान की जो नंबर्स ऑफ मिसाइल्स हैं वो लॉन्च होनी कम हो गई हैं, बहुत कम हो गई हैं, और साथ में वो अब आर्थिक टारगेट्स को फोकस कर रहे हैं, उन पे हिट कर रहे हैं, और साथ में उन्होंने 1072 प्रोजेक्टाइल्स दागी हैं यूएई पे। और यूएई एकमात्र देश है जिसके फाइनेंशियल सिस्टम के थ्रू ईरान हिजबुल्लाह को, हमास को और हूतियों को फंड करता है, अपने हथियारों के लिए कंपोनेंट्स खरीदता है। 25% उनका जो ट्रेड है वो यूएई के थ्रू जाता है। यूएई इज द बैंकर ऑफ ट्रस्ट फॉर ईरान। वो ट्रस्ट टूट गया है। आपने अपने बैंकर को ही निशाना बना दिया है और आपने अपने बैंकर पे ही मिसाइलें दावी हैं। तो लिहाजा वो कहेंगे कि भाई अब तो ईरान हमारा दुश्मन बन गया। पर इसकी वजह क्या होगी? अब ये समझना बड़ा, इसको एनालाइज करना, इसके लिए इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। हमारे पास इस समय इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मेरी समझ में ये है कि जब ये पूरा कमांड सिस्टम टेक आउट कर गया और जो उसकी विरासत थी वो डिसेंट्रलाइज हो गई खमेनी की, और वॉर डिसेंट्रलाइज पॉकेट से चलने लगा, तो उन लोगों को बिगर पिक्चर नहीं पता थी। क्योंकि ये जो खुफिया चीज़ें होती हैं हर एक राष्ट्र के लिए, ये कुछ लोगों को पता होती हैं, हर एक बंदे को, एरे गहरे नथु गहरे को पता नहीं होती। तो
कितना पैसा यूएई के थ्रू लॉन्डर हो रहा है उनकी वॉशिंग मशीन में ईरान के लिए, कितना पैसा यूएई के थ्रू हवाला के थ्रू हिजबुल्लाह के पास जा रहा है, हूतीस के पास जा रहा है, हमास के पास जा रहा है, किसी के को पता नहीं है। वो तो ईरान के कमांड सिस्टम को पता है, उनके मतलब फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को, बैंकर्स को पता होगा। तो इसलिए जब ये वॉर डिसेंट्रलाइज हो गई तो हर एक आईआरजीसी के कमांडर को फोकस है कि भाई मैंने तो अपना ये चलाना है, ये मुझे बदला लेना ग्रीवेंस के उसमें। तो मैं इसके वो पूरा जो ब्रॉड पिक्चर है, जियोपॉलिटिकल पिक्चर, और जो उसके साथ में जो नुआंसेस हैं उससे वाकिफ नहीं होगा। अब ईरान का एक कॉन्टेक्स्ट ये दिया जा रहा है ना कि जहां पर भी यूएस के कॉन्सुलेट्स हैं, हम आप पे अटैक नहीं कर रहे, पर यूएस के कॉन्सुलेट्स पे अटैक कर रहे हैं, बस यही हमारी वजह है। हमारी आपसे लड़ाई नहीं है, यूएस कॉन्सुलेट से लड़ाई है, इसलिए हमने कर दिया अटैक। अरे गलत बात है यार। रास लाफान फील्ड जो है कतर का, जो एनर्जी सीएनजी एलएनजी जनरेट करता है, वहाँ पे उन्होंने अटैक किया। उन्होंने रास तनूरा रिफाइनरी पे अटैक किया। उन्होंने आबू धाबी के जो ये ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स है वहाँ अटैक किया। उन्होंने फुजैरा में अटैक किया, जो कि जिसको हॉर्मुज बाईपास कहते हैं, जो 300-350 किलोमीटर की पाइपलाइन आती है जो यूएई का पूरा तेल सप्लाई करती है, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर है। तो ये सब अटैक्स करने से क्या हो गया कि इंश्योरेंस रेट्स बढ़ गए, वॉर इंश्योरेंस के, इंडिविजुअल इंश्योरेंस वालों के रेट्स बढ़ गए हैं, ऑफ टेक के रेट्स बढ़ गए हैं। तो अनवायबिलिटी आ गई है ये पूरे तेल के ट्रेड में। तो ये कहना गलत है कि हम तो ये नहीं कर रहे। आप एक नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं सेलेक्टिव बम्बार्डमेंट से कि ये टारगेट किया है। हाँ भाई, आपने आपके डीसैलिनेशन प्लांट को नहीं छुआ, लेकिन पावर प्लांट को उड़ा दिया। संकेत समझ लो, लाइन पे आ जाओ। और जिस बैंकर ने आपको बैंकरोल किया और आपने उसकी फैसिलिटी इस्तेमाल की और अपने राष्ट्र को सुदृढ़ किया है, उसी के पीछे आपने छुरा मारा, उसी के ऊपर आपने मिसाइल दागे, उसी के डेटा सेंटर्स को आपने अटैक किया। तो वो क्या सोचेगा? तो ये तो कहने की बातें हैं कि हमने ये इस एम्बेसी पे किया, यूएस एम्बेसी पे सिर्फ किया। बिल्कुल रबिश। उन्होंने सब जगह अक्रॉस द बोर्ड किया है। और अब क्योंकि उनके पास लॉन्चर्स कम हो गए हैं, तो वो सेलेक्टिवली इकोनॉमिक टारगेट्स पे अटैक कर रहे हैं टू कीप द फियर ऑन एंड टू बिल्ड कोलैटरल प्रेशर, कि अमेरिकनों पे प्रेशर पड़े, इजरायलियों पे दुनिया का प्रेशर पड़े कि भाई हमें तो तेल, ना तो तेल मिल रहा है, अब हमारे पास कच्चा तेल की कमी आ जाएगी और गैस की कमी आएगी। तो अमेरिका ने हमें 30 दिन की वो एक गेट पास दिया है कि आप रूस से खरीद लो। उसी तरह से जो पश्चिम यूरोप के देश हैं, जो जर्मनी है, जो फ्रांस है, जो बाकी स्कैंडिनेविया के देश हैं, वो सब गैस अब पुतिन से लेंगे। इस लड़ाई का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी व्लादिमीर पुतिन है। कम से कम वो 40-50 बिलियन डॉलर कमा जाएगा एक्स्ट्रा, क्योंकि उसकी तेल की कीमत बढ़ गई। अब चीन जो है ईरान से 18 लाख बैरल तेल, कच्चे तेल का रोज खरीदता है। अब वो तेल कहां से आएगा? वो तेल रूस से आएगा। वैसे ही उसके 8 लाख बैरल वेनेजुएला से आ रहे थे, वो बंद हो गए जनवरी में। अभी मार्च के महीने में यहां से बंद हो गए, ईरान से। तो वो तेल रूस से आएगा, उसकी निर्भरता रूस पे ज्यादा बढ़ेगी और पुतिन की शक्ति। पर आपको नहीं लगता कि ये तीनों देश तो एक साथ ही चलते हैं? ईरान, रशिया, चाइना एक साथ भी चलते हैं, लेकिन साथ में हर एक देश का निजी इंटरेस्ट भी है। दे आर बाउंड बाय जियोपॉलिटिक्स, बट उनके इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी हैं। अब अपने इंटरेस्ट के लिए इजराइल ने एक तरीके से अमेरिका को यूज किया। तो अब आप जब चाइना का सबसे ज्यादा जो ट्रेड हो रहा है, वो तेल हो रहा है, वो ईरान से कम रेट्स में अगर ले भी रहे हैं, तो फिर चाइना या रशिया, अब रशिया के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कहा कि हम इस युद्ध में यूएस को ईरान से जीतने नहीं देंगे। सो इस पूरे सिनेरियो में आपको ऐसा ही लग रहा कि ईरान को रशिया और चाइना ने क्यों नहीं बचाया या क्यों नहीं सपोर्ट दिया? यार ये बातें हैं कि हम हारने नहीं देंगे, हम ये करने नहीं देंगे। आप ये बताइए कि वो लोग ईरान और रशिया चकाचौंध रह गए। 2.5 घंटे का उनको एडवांस वार्निंग दी गई थी कि ये इजरायली बेड़ा आ रहा है, और इन्होंने कुछ नहीं किया।
तो कितने इनके अंदर में दुगले वो जो दुगले खोखले लोग हैं। मोसाद और CIA जो है वो दीमक की तरह ईरान की पॉलिटिकल सिस्टम में फैल गए हैं। वो कहते हैं, एक कहावत है कि 4 IRGC कमांडर में आपको एक मोसाद का एजेंट मिलेगा। तो ये कहने की बातें हैं। और साथ में जो इनके कोड्स हैं, रशिया ने दिसंबर में ईरान के साथ एक $500 मिलियन की डील की थी वर्बा मैन पैड मिसाइल्स के लिए। वो एक भी मैन पैड मिसाइल चला नहीं है, मतलब हार्डली एनी, नॉट इवन 5% चले हैं। और क्यों नहीं चले? कितने उनकी जो सिस्टम्स हैं, चाइनीज और रशियन जो सिस्टम्स जो हैं कॉम्प्रोमाइज हो गई हैं। वो असेस कर रहे हैं। 28 फरवरी 1 मार्च की रात को बीजिंग और मॉस्को में ये चर्चा हो रही थी कि फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करो भाई, कि हमारे वेपन सिस्टम्स कितने कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं। कल को हमारी लड़ाई होती है अमेरिका के साथ में, तो हम उनको चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे? इन्होंने ये क्यों नहीं चलाए? क्या मोटिव गलत था, या कोड्स भी कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं, सॉफ्टवेयर भी कॉम्प्रोमाइज हो गया? राइट। आपको याद होगा कि लड़ाई के कुछ दिन पहले एक अमेरिकन ड्रोन गायब हो गया था ईरान पे। वो ड्रोन इन्होंने डिकॉय फेंका था ताकि उसका कंट्रोल ले लें रिमोट, और उनको पता चल जाए कि उस ड्रोन के सॉफ्टवेयर में क्या कमजोरियां थी, जिससे कि चीन ने या रशियन एंटी ड्रोन सिस्टम्स ने उसको ओवरराइड करके, उसके सॉफ्टवेयर को ओवरराइड करके, उसको कब्जे में करके उसको क्रैश करा दिया या उसको लैंड कराया। तो दे सैक्रिफाइस दैट ड्रोन फॉर दैट, और उन्होंने उसको स्टडी कर लिया। सो दे कम बेटर आर्म्ड। राइट। ये बात मुझे समझ आती है कि मोसाद दीमक की तरह ईरान में घुसा हुआ है। बट व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन बिहाइंड रशिया एंड चाइना बॉयकॉटिंग ईरान और मे बी लीविंग ईरान अलोन? अरे लड़ाई उनकी थोड़ी है नहीं, पर रशिया की क्या लड़ाई है? रशिया की लड़ाई तो ये, रशिया तो चाहता है कि लड़ाई हो ईरान की, कि तेल वो लोग मेरे से लें, तो रशिया तो चाहता ही है। और चाइना, और तेल की कीमत ऊपर जाए। और चाइना ने 2021 में $400 बिलियन का एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन किया। चाइना फंस गया है। चाइना फंस गया है क्योंकि उसको ईरान से तेल चाहिए, और साथ में उसने अपने जो नए नए हथियार थे वो टेस्ट करने के लिए उनको लड़ाई चाहिए। यू नीड टू टेस्ट योर वेपन्स इन वॉर। वॉर कहां से आएगी? अब ये चाइनीज वेपन्स जो हैं ये काम नहीं किए उन्होंने इतनी अच्छी तरह से। ना तो उनके मिसाइल्स ने काम किया, ना उनके मतलब सॉफ्टवेयर ने उतना काम किया। सो उनको ये लगा कि हमको इसको रीवर्क करना पड़ेगा, और उनकी जो आर्म्स एक्सपोर्ट धंधा है उस पर रोक लग गया है। क्योंकि लोग अब ये JF-17 फाइटर नहीं खरीदेंगे जो पाकिस्तान में बनता है। वो कहेंगे कि भाई इसको जो अमेरिकन सॉफ्टवेयर ने ओवरराइड कर लेगा, उसका कंट्रोल ले लेगा, तो हम क्या करेंगे? सो द चाइनीज वर होपिंग that their weapons will come out top of the class, but it's not happened. और उनको ये नहीं पता कि actually the weapons have not performed, or they have fed in bugs into the system so that their weapons would be overridden by the Americans and the Israeli software. So ये बात है। अब ये पता चलेगा आने वाले दिनों में कि क्या हुआ है। इंडिया के लेंस से चाइना का मिडिल ईस्ट में जो इंस्टेबिलिटी होगी, उससे हाउ डू यू थिंक दैट भारत पे वो इफेक्ट करेगा? कैसे इफेक्ट करेगा कि मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी होगी? मतलब ऑफ चाइना का इन्फ्लुएंस अगर मिडिल ईस्ट में कम होता है तो उससे भारत को क्या इफेक्ट पड़ता है? देखिए, आज की डेट में भारत जो है वो इजराइल और अमेरिका के साथ में अलाइंड हो चुका है। हमारे प्रधानमंत्री वहाँ पे गए थे पिछले हफ्ते, और उन्होंने पार्लियामेंट में स्पीच भी दी थी। हमास को उन्होंने फटकारा था, और सो वी आर अलाइंड विद देम। तो अब डिपेंड करता है इस लड़ाई में जीतता कौन है और हार किसकी होती है। और नेतन्याहू के साथ में हमारा एक खास रिलेशनशिप है, इजरायली स्टेट के साथ भी है।
और नेतन्याहू पॉलिटिकली सर्वाइव करता, 6 महीने में उसके इलेक्शन होने वाले हैं, तो ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन एट द मोमेंट ऑन बैलेंस वी आर ऑन द विनिंग साइड, ईरान इज ऑन द लूजिंग साइड, बिकॉज उनकी जो रिटेलिएटरी क्षमता है खासकर लॉन्चर्स की, वो B-52 और B-2 बॉम्बर्स ने तबाह कर दिए। और वो क्या है, F-22s ने, B-2s ने, B-52s ने तबाह कर दिए। तो ईरान विल ओनली सर्वाइव एज लॉन्ग एज द IRGC सर्वाइव्स, और वो किस कैपेसिटी में सर्वाइव करेगा हम नहीं जानते। लेकिन ये जो लड़ाई है, मैं नहीं समझता कि ये बूट्स ऑन द ग्राउंड में ट्रांसलेट करेगी, मतलब कि फिजिकल सेना नहीं जाएगी अमेरिका की, क्योंकि ईरान तो 9 करोड़ लोगों का देश है, बहुत बड़ा देश है, उसमें तो मतलब 1 लाख 2 लाख फॉरेन सेना भी तो खा जाएंगे उसे। करेक्ट। तो वो तो होने वाला है नहीं। तो जो सिविल, जो ये जन आंदोलन है, जन आक्रोश है, वो सड़कों में इसलिए नहीं आ रहा आजकल क्योंकि बमबारी हो रही है, तो लोग निकल नहीं सकते घरों से। तो जब तक के इस सरकार के, इस सत्ता के खिलाफ का जो आंदोलन है वो सड़कों में नहीं निकलेगा, तो सत्ता में परिवर्तन नहीं होगी। और सत्ता परिवर्तन के लिए आपको उसको सपोर्ट भी देना पड़ेगा। तो उन्होंने, अमेरिकन ने 2 बेसिस बंद किए सीरिया में, और उन्होंने मेरा ख्याल है 1000-2000 स्पेशल फोर्सेस इराक के जो सीरिया से निकाले थे, वो इराक और ईरान के बॉर्डर पे रखे हुए हैं। राइट। तो कल को जो सत्ता बदलती है तो हम अपने स्पेशल फोर्सेस वहां भेज सकते हैं, राइट, टू सपोर्ट द न्यू रिजीम। फ्यूचर में इंडिया के पर्सपेक्टिव में अगर हम पूछें, गोल्ड और सिल्वर आपको क्या लगता है कहाँ जाएगा? तो अब सवाल यह है कि सिल्वर की डिमांड इस समय अभी भी वो $84 एन आउंस है। मेरा ख्याल है कि वो कोई 2.25 लाख रुपए पर किलो के करीब है, और वो इसलिए कम है, बुलिशनेस है उसमें, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड कम हो रही है, क्योंकि तेल की डिमांड कम हो रही है। तो लोग कहेंगे जो तेल नहीं मिलेगा तो फैक्ट्री नहीं चलेंगी, फैक्ट्री नहीं चलेंगी तो ना तो ये सोलर पैनल बनेंगे, ना EV बैटरीज बनेंगी, डेटा सेंटर्स रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ईरान ने एक अमेजन के डेटा सेंटर पे ड्रोन फेंका, एक माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर पे ड्रोन फेंका, और माइक्रोसॉफ्ट का जो डेटा सेंटर है दैट कंट्रोल्स द एज़्योर क्लाउड, और माइक्रोसॉफ्ट जो है नेटो का बैकबोन रन करता है, और माइक्रोसॉफ्ट सऊदी अरेबिया, कतर और UAE का बैकबोन भी रन करता है। अब जो डेटा सेंटर्स नहीं बनेंगे तो सिल्वर की डिमांड डाउन जाएगी। तो सिल्वर इसलिए अभी भी बुलंदी पे है, $84 एन आउंस पे, और मेरा अंदाज है कि इसमें आराम से ये डबल हो सकता है जब ये लड़ाई बंद होगी, जब तेल की सप्लाई शुरू हो जाएगी, और जब ये सारा रीबिल्डिंग होगा। अब ये देखिए, एक एक मिसाइल, कितनी मिसाइल दाग रहे हैं। ईरान ने 1072 प्रोजेक्टाइल्स इंक्लूडिंग मिसाइल्स फेंकी हैं इजराइल पे, और UAE पे, सॉरी नॉट इजराइल पे, UAE पे सिर्फ। और 1072 में से आप निकालो, ड्रोन्स हटा दो, और जो बैलिस्टिक मिसाइल्स देखो, तो फर्स्ट डे ऑफ वॉर में उन्होंने 540 मिसाइल्स दागी थी, और छठे दिन तक उनका फिगर 29 पे आ गया था। 29 पे क्यों आया था? क्योंकि वो जो लॉन्चर्स हैं उनके, वो लॉन्चर्स डिस्ट्रॉय हो गए। कम से कम उनके पास 400 लॉन्चर्स थे जो उन्होंने तैयार रखे थे इस राउंड में। पिछले राउंड में उनसे आधे से ज़्यादा जून के महीने में डिस्ट्रॉय हो गए थे। तो ये जो लॉन्चर्स हैं ये 400 के करीब थे, अब 100 रह गए। तो जब लॉन्चर्स नहीं है तो मिसाइल कहाँ से चलेगी? उसकी टांगे तो है नहीं। तो अब जो अमेरिकन्स ने मिसाइल्स चलाई हैं, थैड और पेट्रियट और इंटरसेप्टर्स, उन्होंने अब जो उनके 200 मिसाइल एक कंपनी डिलीवर कर रही थी उनको नॉर्मल पीस टाइम में, अब उन्होंने कहा कि क्वाड्रुपल योर आउटपुट, यानी कि आप 200 दे रहे हो, हम वी वांट 800, बट देयर इज अ टाइम लैग, क्योंकि उसका प्रोपेलेंट है, उसके वॉरेट्स हैं, कई चीज़ें हैं, पर ये सब चीज़ें सिल्वर को कंज्यूम करेंगी। तो जो अब दुनिया आर्मामेंट्स की रेस में जा रही है, जर्मनी री आर्म कर रहा है, उसके 900
99 बिलियन यूरोस का 3 साल का बजट है रीआर्मामेंट्स का। वो जो रीआर्म कर रहा है, चाइना रीआर्म कर रहा है, सारे लोग अपने मिसाइल्स रिप्लेस करेंगे तो चांदी की डिमांड तो आएगी। तो बिकॉज 50 to 60% ऑफ सिल्वर डिमांड इज इंडस्ट्रियल डिमांड एंड 40% इज इन्वेस्टमेंट डिमांड। तो ये डिमांड जो है बुलंदी पे है और कीमत उसकी जाएगी ऊपर। और गोल्ड इज एक्चुअली नॉट यूज्ड इंडस्ट्रियली एनीवेयर, इट इज ओनली अ सेफ हेवन, साइकोलॉजिकल फैक्टर है। और जो इन अनसर्टेनिटी बढ़ेगी तो लोग सोना खरीदेंगे। अभी भी $5,140 के आसपास है पर आउंस, 170 के आसपास, 160, हाँ 170। 160। तो मेरा अंदाज है कि कम से कम तो ये जो अनसर्टेनिटी चलती रही तो ये 2 लाख रुपए के करीब तो जाएगा ही जाएगा। राइट, मतलब Short हमारा term में। आइडिया ये है कि वेपन्स के अंदर जब पूरी दुनिया में लड़ाई चल रही है तो हर देश अपने आप को पावरफुल बनाना चाहेगा। जहां पर हम ये डिस्कशन है कि मिसाइल्स के अंदर सिल्वर यूज होता है, तो जिसकी वजह से फ्यूचर में हमें डिमांड दिख रही है क्योंकि वो कंट्रीज वो बनाना चाहेंगी, एज सिंपल एज दैट। बिल्कुल। और क्योंकि जब ऐसी वॉर होती है तो सबसे ज्यादा ट्रस्ट जो है वो आ जाता है गोल्ड पर, बिकॉज आप ट्विटर पे भी बहुत एक्टिव रहते हैं। एक पर्टिकुलर थॉट आता है अक्सर कि जब भी ऐसी सिचुएशंस होती हैं एक नैरेटिव को पुश करने की कोशिश की जाती है। तो क्या चाइनीज और पाकिस्तानी अकाउंट्स सोशल मीडिया पर एक्टिव होते हैं ड्यूरिंग सच टाइम्स ताकि भारत में एक नैरेटिव बिल्ड किया जा सके? बिल्कुल होते हैं। और ये कैसे पता लगता है? अब ये तो देखिए, मैं तो ट्विटर पे बहुत ही मार्जिनल प्लेयर हूँ। मैं तो कभी एक ट्वीट कर देता हूँ, एक आध ट्वीट कर देता हूँ, मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ। जब कोई झूठा नैरेटिव आता है तो मैं उसके खिलाफ एक अपना जवाब दे देता हूँ। लेकिन ये फॉल्स नैरेटिव्स बहुत आते हैं। ये कैसे, ये कर कौन रहा है? कोई तो रेगुलेट तो कर रहा होगा ना कि यहाँ पे फ्लश करो। MSS, चाइनीज स्टेट सिक्योरिटी, जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो करती है, वो मॉनिटर करती है। अब पाकिस्तान जो है वो चाइनीज मिलिट्री का एक हिस्सा बन गया है और उनके सैटेलाइट्स इस्तेमाल करते हैं, उनके पूरे नेटवर्क्स इस्तेमाल करते हैं और उनकी एक कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटजी होती है कि भाई आप हैक करो इंडिया के सिस्टम्स। एक हैक उस साइड से करो, एक नॉर्थ कोरिया से करो, एक चीन से करो। तो ये 3 जो दुश्मन है, चीन, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया, ये नेट पे बहुत एक्टिव है और ये साइबर अटैक्स भी करते रहते हैं। वो सारे साइबर अटैक्स रिवील नहीं होते, पब्लिक डोमेन में नहीं आते, लेकिन दिस इज अ कांस्टेंट वॉर गोइंग ऑन। करेक्ट, बिकॉज सोशल मीडिया पे अगर आप देखेंगे, यूएस हिट ईरान शिप विद इंडियाज हेल्प। Yes. India's help. इस तरह के tweets. This is a fake social media fake narrative. Correct. India has done nothing. Right. India has not interfered in any way. Right. India has not helped the US in any way except हमारा एक LEMOA agreement है for providing logistical support to the Americans and they will provide logistical support to us. हमने वो साइन किया हुआ है। तो हमने वो लेमोआ तो अलग चीज है, वो अलग चीज तो है, हमने उसमें कुछ नहीं किया। राइट। ये तो एक हमको मतलब नैरेटिव से गाड़ने की बात है कि भाई इनको गाड़ दो दीवार से कि ये साले अमेरिकन वो हैं, प्यादे हैं। बकवास है ये सब। पाकिस्तान, डू यू थिंक इस टाइम पर, बिकॉज सऊदी के साथ भी आज सुबह सुबह उनकी कुछ पिक्चर्स आ रही थी, डिफेंस मिनिस्टर के साथ थे, इस सिचुएशन में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और क्या हम आगे चलकर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान देखेंगे दोबारा? देखिए, ऐसा है, हकीकत की बात बताऊं, ये ईरान का जो ये यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम है, ये आया कहाँ से था? ये आया था पाकिस्तान से। 1986 में फरवरी के महीने में डॉक्टर अब्दुल कादिर खान और उसका डेप्यूटी ब्रिगेडियर सजावल खान रिसर्च लेबोरेटरीज से वहाँ पे पहुँचा तेहरान। उन्होंने मुलाकात की आयतुल्ला रेज़ा अमरुल्लाही से, जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के इंचार्ज थे। वहाँ पे उन्होंने बातचीत की। एक कंबाइंड मोसाद और रॉ का ऑपरेशन था जिसने ये पूरा पाकिस्तान और जो ईरान की जो एक गठजोड़ था
उसको एक्सपोज किया था, मतलब नॉट इन द पब्लिक डोमेन बट दे केम टू नो अबाउट इट। और फिर ये अली खमेनी जो है ये पाकिस्तान गया और जनरल जिया उल हक के साथ बकायदा एग्रीमेंट साइन किया। उन्होंने कम से कम 800 मिलियन से लेके $1 बिलियन का माल खरीदा। ये जो सारे सेंट्रीफ्यूग्स का ब्लूप्रिंट था वो सब पाकिस्तान से आया है। जो पाकिस्तान ईरान को ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं देती तो ईरान के पास ये जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कभी खड़ा नहीं हो सकता था। और द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज कि पाकिस्तान ने ये सब चुराया वेस्टर्न यूरोप से। AQ खान ने वहाँ से बात को चुराई। ये मेरी किताब में लिखा हुआ है। ये किताब जो है द बॉम्ब, द बैंक, द मुल्ला एंड द पॉपी, जो आपके किसी भी दर्शक को देखना हो, पढ़ना हो इसके बारे में, तो इसमें पूरी कहानी लिखी हुई है। बट दे स्टोल इट फ्रॉम वेस्टर्न यूरोप और आगे जाके उन्होंने आगे बेचा। तो उनके लिए कमर्शियल बिजनेस था। 20 सालों तक इनका ये चलता रहा एक्सचेंज, टिल 2006, जबकि ये कादिर खान का नेटवर्क 2003-4 में एक्सपोज हुआ था, तो ये एक्सचेंज चलता रहा। तो ये सारी मदद पाकिस्तान ने ईरान को की थी पैसे के लिए। और साथ में अब पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस पैक्ट साइन किया हुआ है, तो लिहाजा उनको सऊदीज की मदद करनी पड़ेगी। और वो इसलिए जनरल फील्ड मार्शल जो है, लेटेस्ट फील्ड मार्शल असीम मुनीर वहाँ पहुंचा हुआ है। वो डिफेंस मिनिस्टर तो ऐसे ही है, वो सऊदी अरेबिया का था ना जिसके वो मिला है। हाँ। सो फ्यूचर में इंडिया के लिए आपको लगता है कि ये सऊदी के साथ जो मिल रहे हैं, जो जॉइंट इनका ये जो अग्रीमेंट है, आगे चलकर अगर भारत के साथ कुछ होता है तो क्या सऊदी भी भारत के अगेंस्ट आएगा, दिल भी विद पाकिस्तान? बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आएगा। हमारा एक ही दोस्त है इस इलाके में और वो इजराइल है। फिर वो बात घूम फिर के वहीं पे आ जाती है कि यू हैव टू बी विद योर फ्रेंड एंड बाय एक्सटेंशन आपका अमेरिका है। वो आप अब निर्भर हो और ज्यादा इजराइल पे अमेरिका से फायदा उठाने के लिए। इजराइल नाउ बिकम्स योर सिंगल विंडो क्लियरेंस फॉर इंटरैक्शन विद द यूएस, खासकर ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में। अब अमेरिका में सत्ता बदलती है, जो ये ट्रंप कोई और बेवकूफ़ी करता है और जो ये इलेक्शन हार जाता है नवंबर में मिड टर्म्स में, और जेडी वैंस जो है बड़ा प्लेयर बन गया है। जेडी वैंस इज नाउ रनिंग दिस वॉर। ट्रंप नहीं चला रहा वॉर, जेडी वैंस चला रहा है। तो तब तक के लिए मतलब अब इजराइल जो है ये हमारा इंटरफेस है यूएस के साथ, तो हमारा दोस्त इस इलाके में इजराइल है और कोई नहीं है। रशिया के साथ हमारे हिस्टोरिक टाइज हैं, ट्रेडिशनल टाइज हैं और डिफेंस टाइज हैं, और वो बने रहेंगे। वो जानते हैं कि हम इस समय दबाव में हैं, तो दे आर गिविंग अस ब्रीदिंग स्पेस, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म सोचते हैं, शॉर्ट टर्म नहीं सोचते। इजराइल रशिया के अलावा भारत के साथ कौन होगा, हमारा दोस्त कौन है? जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये देश हैं जो जिनके साथ में हमने टाइज बनाई हैं। अब हम इनको उसमें माल डालते रहेंगे तो वो बढ़ेगा, टाइज में बढ़ेंगे, नहीं तो वो भी सुखड़ जाएगा। चाइना पाकिस्तान के अलावा हमारा दुश्मन कौन है? चाइना पाकिस्तान के अलावा इस समय हमारा कोई दुश्मन नहीं है। सऊदी नहीं है? सऊदी नहीं है, डायरेक्ट दुश्मन कोई नहीं है। मतलब जो हम कोई बेवकूफ़ी नहीं करेंगे तो कोई दुश्मन नहीं है। जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को हम कोई गड़बड़ नहीं करेंगे, कोई यहाँ पे कोई मेजर कत्लेआम नहीं होगा, तो सब ठीक रहेगा। इस सिचुएशन का फायदा पाकिस्तान उठाएगा लगता है? बिल्कुल उठाएगा। कुछ कर सकता है? बिल्कुल उठाएगा। अब देखिए वहाँ पे हमारे पास एक बड़ी भारी शिया पॉपुलेशन है। वो जज्बाती तौर पे खमेनी के साथ, ईरान के साथ लिंक्ड है। जो खमेनी का लीडर था खोमेनी, जो मैं बीच में वो मिक्स कर जाता हूँ कभी कभी खमेनी और खोमेनी में डिस्टिंग्विश करने में। खोमेनी का जो वो था दादा, वो जब पहली लड़ाई हुई थी आज़ादी की 1857 में, तो उस लड़ाई में अंग्रेज़ों ने ब्राह्मणों को और मुसलमानों को टारगेट किया था, क्योंकि बंगाल आर्मी में मुसलमान और ब्राह्मण जो थे वो मेन बागी थे जिन्होंने बगावत की थी अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो उसके बाद में इन्होंने कोई पॉलिसीज़ निकाली थी जिसमें उन्होंने मुस्लिम्स को बड़ा रिप्रेस किया था। तो खोमेनी का जो दादा था वो फिर
वहाँ गया, उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया किसी मस्जिद में ईरान में जाने का, उसको नौकरी मिल गई तो वो चला गया। तो उनके लिंक्स बहुत हैं। अब सवाल यह है कि ईरानियन एम्बेसी के जो पॉलिटिकल डिपार्टमेंट है उसकी जो लखनऊ की यात्राएं हैं वो कौन मॉनिटर कर रहा है? अक्सर वहाँ पे कम से कम 2000 शिया मॉस्क्स तो होंगे यूपी में। अवध वाज शिया हार्टलैंड ऑफ इंडिया। तो उनकी थिंकिंग क्या है? किसी ने ये सोचा है, पता किया है कि व्हाट इज देयर थिंकिंग? आई डोंट थिंक कोई किसी का ध्यान वहां पे गया है, पर ध्यान जाना चाहिए। वी मस्ट नो कि हमारे देश में डिफरेंट ग्रुप्स की थिंकिंग क्या है। फ्यूचर में क्या ये एंटी इंडिया हो सकता है? आई डोंट नो, इसमें मुझे आई एम नॉट क्वालिफाइड टू डिस्कस दिस और डिबेट इट। योर फाइनल वर्ड फॉर दिस ईरान एंड इजराइल वॉर। जितने लोग फॉलो कर रहे हैं, जो जियोपॉलिटिक्स को पसंद करते हैं, जो आपको सुनना पसंद करते हैं, व्हाट मैसेज यू हैव फॉर पीपल? जब इस वॉर को किस एंगल और किस लेंथ से देखें जिससे कि एक रैशनल थिंकिंग डेवलप हो देखिए, मैं सके? तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ये वॉर जल्दी खत्म हो, क्योंकि इसका जो आर्थिक प्रभाव है वो भारतीय उपभोक्ता पे पड़ेगा और भारतीय अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा। तो जितनी जल्दी वॉर खत्म होगी उतना जल्दी। अगर नहीं होता तो अभी इंडियंस क्या कर सकते हैं जिससे कि आगे जो प्रॉब्लम है, क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। मे बी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू तो बोलना ठीक नहीं यार नहीं, रहेगा। मैं आई एम वही नॉट मैं बोल रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू बोलना ठीक नहीं आई एम नॉट रहेगा। एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। आई डोंट नो अबाउट ऑल ऑफ दिस। मैं तो इतना है कि जियोपॉलिटिक्स के तौर से कह सकता हूँ कि हमारे जो वहाँ पे प्रवासी भारतीय हैं और जिनसे जो कि रेमिटेंस देश में भेजते हैं, उनकी जो नौकरियां गई और वो वापस आ गए तो हमें नुकसान होगा। हमें फॉरेन अर्निंग्स डाउन होंगी और लोग जॉब मार्केट में आ जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो इसमें कहीं है, मे it's a बी different सेविंग subject. द मनी इज द ओनली थिंग दैट पीपल कैन डू। Sit tight, be patient. जब लड़ाई होती है तो चुपचाप बैठो, देखो क्या हो रहा है। आपके पड़ोसी के साथ लड़ाई तो नहीं है ना। करेक्ट। यू आर नॉट फाइटिंग समबडी इन योर नेबरहुड, राइट। तो आप चुपचाप बैठो, देखो, ऑब्जर्व करो एंड देन एक्ट। डोंट टेक एनी रैश डिसीजंस। परफेक्ट। डोंट स्पेक्यूलेट। राइट। It was such a pleasure to host you. Thank you. बहुत मजा आया एंड आई थिंक जितनी आपकी मुझे बुक्स के बारे में भी पता चला और द वे यू सो मच पैशनेट अबाउट द सब्जेक्ट, वो मुझे और भी इस कॉन्वर्सेशन में वक्त के साथ और इंडल्ज करता रहा। लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर सच कॉन्वर्सेशंस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज का पूरा शो देखने के लिए दिल से शुक्रिया। एपिसोड कैसा था मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें, क्योंकि सुपर टॉक्स एक मूवमेंट है जो हमारे देश का भविष्य उज्जवल बना रहा है। जय हिंद।